नाज़रीन, 6-7 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद में आज एक अदद FIR काटी गई है मेरे कप्तान इमरान खान के खिलाफ। चीकू साहब जो है वो कल बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी गए थे। साडा यार जेड़ा वज़ीर आज़म लगा है, तो मैं जब पाकिस्तानी एम्बेसी जाऊंगा तो पूरी एम्बेसी हमारे सामने बेच जानी चाहिए। अपने आप को प्रिविलेज क्लास का बना दिया है कि जनाब आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये जरा कोई आम पाकिस्तानी इस तरह बात करे, जरा जाके देखे। इस्माइल साहब ने आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से जो है वो ये इजाफा कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 6-7 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, और ख़बरें जो हैं वो सियासत के मैदान से तो हैं ही, लेकिन पिछले 24 घंटे में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च जो दिया हुआ था वो किस तरह गैर हकीकी हो गया, ये सब हमने अपनी आंखों के सामने देखा। कुछ उससे रिलेटेड भी हैं, कुछ और ख़बरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले इस आज़ादी मार्च की वजह से एक जो शहादत हुई थी लाहौर के अंदर कांस्टेबल कमाल अहमद के हवाले से, जिसकी किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की गई। ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने इनसे कहा था जी किस बात का मैं इनको शहीद कहूँ। मरियम नवाज़ आज उनके घर पहुँची, इस फैमिली के घर, और उनके जो फैमिली के लोग थे, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनसे वो जाके मिली। और इसके साथ साथ उन्होंने उनकी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू भी करवाई फ़ोन के ऊपर। अब कहने का तो ज़ाहिर बात है, इससे जो शख्स जा चुका है इस दुनिया से वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो यूनिफॉर्म पहन के अपनी ड्यूटी देते हैं, तो उनको हर सूरत जो है वो इस तरह की जेस्चर्स की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छा होता अगर इस वक्त जो अपोजिशन के रहनुमा हैं इमरान खान साहब या परवेज़ इलाही साहब, वो भी इस किस्म का कोई जेस्चर दिखाते, क्योंकि कुछ भी हो जाए, मतलब वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन चलें, वो तो नहीं गए, लेकिन मरीम नवाज़ ने कम से कम उनके घर पे जो है वो विज़िट ज़रूर किया। अच्छा जी, इसके अलावा कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है और कराची में ख़ास तौर पे जो कुछ हमने देखा है, उसके बाद इस्लामाबाद में आज एक अदद FIR काटी गई है मेरे कप्तान इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, इमरान इस्माइल के ख़िलाफ़ और अली नवाज़ अवान के ख़िलाफ़, और उसके अलावा 150 अफराद के ख़िलाफ़ कि जनाब उन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है और दंगा फसाद और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं। कुछ ऐसी ही एक और FIR जो है वो कराची के अंदर भी कटी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर ज़मान और अरसलान ताज, इनको जो है उसके अंदर नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस तरह की FIR जो होती है ना, वो इन लीडरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये होते हैं सिस्टम के लाडले। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सियासी रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ। ये होते हैं सिस्टम के लाडले। ये कुछ भी कर लें, ये जिस मर्जी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी कर लें, कानून के हाथ जो है वो इन तक कभी नहीं पहुँचते। हाँ, अलबत्ता जो गरीब आदमी होगा ना, जो गरीब आदमी होगा, जिसका कोई वाली वारिस नहीं होगा, जिसका ना कोई पॉलिटिकल उसको सपोर्ट होगी, ना उसकी एक कॉल के ऊपर 20, 30, 40 हज़ार बंदा बाहर निकल सकता होगा, उसको आप ज़रा किसी एक चीज़ को हाथ तो लगा के दिखाएं आप, उसके बाद आप देखें आपका हशर क्या किया जाता है। तो ये सब कुछ भी जो हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ये मैं आपको अभी से बता दूं। हाँ, अलबत्ता अगर तो कुछ होना हुआ ना, और अगर कुछ होना हुआ तो फजूल से फजूल चीज़ के ऊपर भी आपके ऊपर पर्चा कटता है और आप यूं ठक करके अंदर जाते हैं। सियासी बुनियादों पे बेसिकली वो FIR काटी जाती हैं। सियासी बुनियाद यहाँ पे भी होगी, लेकिन ये हमने सब देखा है कि कल इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जिस तरह ब्लू एरिया का बेड़ा गर्क किया, और जिस तरह वहाँ पर दरख्त जलाए गए और हर जगह जो है वो झाड़ियों में भी आग लगा दी गई, मुख्तलिफ़ किस्म के, मतलब गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को जिस तरह नुकसान पहुँचा। वैसे तो पुलिस ने भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन होना इसका कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बर्दाश्त करें और आगे चलें। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर आई है हल्का बंदियों के हवाले से। जस्टिस जवाद हसन ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबका हुकूमत थी, उन्होंने जो हल्का बंदियाँ की हुई थी, वो हल्का बंदियाँ जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये एक बुरी खबर आई है।
और उन्होंने अपने जजमेंट में 23 सफ़ात की जजमेंट है और उसके अंदर ये कहा है कि जी ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए भी जो है वो इनको काफ़ी बड़ा धचका लगा है और तमाम वो जितनी भी दरख्वास्त गुजार थे उन्हें कह दिया गया है कि जी आप 14 मेरे ख्याल में इसमें दरख्वास्त गुजार थे, उनसे कह दिया गया है कि जी आप रब्ता करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो ख़बर आई है वो आज कानून साजी के हवाले से आई है। नैब तरमीमी बिल ये आज पेश किया गया और इस तरमीमी बिल से जो है वो नैब की फंक्शनिंग के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी एक तब्दीली आई है। दो इंपॉर्टेंट बिल्स थे, दोनों के ऊपर ही आज कार्रवाई हुई है और बड़ी जल्दी तेज़ी से हुई है। मैं इसके बारे में भी ज़रा थोड़ी देर में बात करता हूँ कि उसकी वजह से मुख्तलिफ जो र्यूमर्स इस वक्त इस्लामाबाद में फैले में, मैं उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस बिल के बारे में बात कर लें। इससे बेसिकली जनाब इस बिल से क्या होगा कि 3 साल मुद्दत के लिए जो शख्स एक दफ़ा चेयरमैन नैब मुंतखब हो जाएगा वो दोबारा इस ओहदे के ऊपर नहीं बैठ सकता। एक तो इसके अंदर ये बात है। दूसरी बात यह है कि जी नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए जो है वो 2 माह पहले से वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है मुशावरत शुरू हो जाएगी और ये सारा अमल जो है आपको 40 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल करना होगा। और अगर ये इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के पास जो है ये मामला जाएगा और पार्लिमानी कमेटी जो है वो चेयरमैन का नाम 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल करेगी। तो इसके साथ साथ नैब के कानून से वफाकी या सूबाई टैक्स मामला भी नैब के दायरे इख्तियार से अब निकाल दिए गए हैं और गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद कर दिया गया है और बिल के मुताबिक केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तियाबी जो है यकीनी बनाएगी और तरमीमी बिल में नैब की जानिब से रिमांड को 90 दिन से अब कम करके 14 दिन कर दिया गया है। तो ये जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे इमरान खान साहब की पार्टी की जानिब से कि जी भाई ये तो जनाब नैब को ख़त्म करने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं, ये तरामीम की हैं इसके अंदर। और मैं ये अच्छी तरह ये बात जानता हूँ कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो कई ऐसी तरामीम करवाना चाहते थे, वो ख़ुद उनको पता था कि इसके अंदर बहुत सी ज़्यादतियाँ हैं। तो बहरहाल अब इसको जो है वो मंजूर कर लिया गया आज कौमी असम्बली से। अब इसको जो है वो सेनेट की जानिब भी जो है वो ले जाया जाएगा। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो इलेक्शन के हवाले से है और इलेक्शन के अंदर EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से जो है वो ये कह दिया गया है कि जी इसके तहत अभी अगले इलेक्शंस नहीं हो सकते। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो अगर ये आपने देना है, राइट देना है, तो उससे पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा जो बेसिकली बल्दियाती इंतखाबात के अंदर टेस्ट केस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इसके रिजल्ट्स देखने के बाद इसको फैसला होगा कि जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल हो सकते हैं नहीं। ये होना ही ऐसे था। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। इसके ऊपर बड़ा रौला रप्पा मचाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जी देखें ये कर दिया वो कर दिया। इनको खुद भी पता था, इनको अच्छी तरह पता था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते। और भाई ये पहले बड़े एक छोटे से स्केल के ऊपर आप पहले उसको टेस्ट करते हैं। आपके मिसाल के तौर पे कोई आपके लेट से तकरीबन कोई आप समझ लीजिए कि चेयरमैन या काउंसलर के जो इलेक्शंस होते हैं आप उस लेवल के ऊपर पहले आप करें, उसके बाद आप इसको किसी सूबाई सतह के ऊपर करें, उसके बाद आप इसको किसी कौमी सतह के ऊपर करें। ये फेज़ वाइज चलता है। तो वो बेवकूफ़ों वाली बात है अगर आप कहें कि जी डायरेक्टली आप अगले इलेक्शंस जो हैं वो पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करा दें। इस तरह नहीं होता, ये कोई तरीकाकार नहीं। जाके कभी रिसर्च कर लिया करें, कभी किसी मुल्क में जाके देख लिया करें कि पहले जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग होती है वहाँ पे एक्चुअली पहले उसको राइज किस तरह किया जाता है। एकदम इसको राइज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अगर इमरान खान साहब इतने इंटरेस्टेड थे तो इनको 2018 में जब जीते थे तब से ही उसको उस पर काम शुरू कर देना चाहिए था, ताकि अगले इलेक्शन तक जो है सब कुछ तैयार होता। इससे पहले आपके जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसके ऊपर करा लेने थे ताकि अगले इलेक्शन उसके ऊपर होते। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो उसका वोटिंग का ताल्लुक है ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए, तो उसका भी इशू यही है कि उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं। और वजह यह है कि उसमें हैकिंग का भी डर है, उसमें इस बात का भी डर है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। वोट डालने के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि क्लियर कट नज़र आना चाहिए कि एक आदमी ने अपनी मर्जी से वोट डालना है। ये नहीं कि आप इंटरनेट के ऊपर बैठे और आपने अपने वालिद साहब, अपने हस्बैंड या अपने किसी और की ज़ोर ज़बरदस्ती या उसके इन्फ्लुएंस में आके आपने वोट डाल दिया। वोट की एक सैंक्टिटी होती है
कि उसका आपने ध्यान रखना होता है कि वो किसी असर व रसूख के बगैर, किसी धौंस धमकी के बगैर आप वोट डालते हैं। लेकिन जारी बात है, कहाँ इन्होंने मानना है। मतलब मैं जानता हूँ जिस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दी गई है आजकल के इन लोगों की, वो आइन कानून उन्होंने क्या उनका ताल्लुक है, वह नहीं ऐसी है कोई बात नहीं, चोर डाकू लुटेरे हैं सारे, खा गए साडा वोट खा गए। तो ये कॉन्सेप्ट यही चलेगा, मुझे पता है इस बात का। इन्होंने ना पढ़ना है कभी, ना रिसर्च करनी है, ना देखना है कि भाई क्या ये सिस्टम जो है वो हैकबल है, क्या इसके अंदर फॉल्ट्स हैं या नहीं है, इन्होंने कोई परवाह नहीं करनी। बहरहाल ये कह दिया गया है कि जनाब अगले जो पहले बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इसको ठीक कराएं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बड़े फेस के ऊपर जो है इसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए जो है दरख्वास्त की गई थी आज हुकूमत की जानिब से कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो, इनको कहा गया था, बताया गया था कि जनाब कोर्ट ने कल कहा था कि आपने फ़लाँ जगह के ऊपर जलसा करना है, H9 का जो एरिया है वहाँ पे आपने जलसा करना है। लेकिन शहबाज गिल ने भी ट्वीट कर दी, बाकी लोगों ने भी कह दिया जनाब सीधा डी चौक पहुँचो, हमें तो डी चौक की इजाज़त मिल गई है। वो और बात है, फिर ये डी चौक गए नहीं, लेकिन उनके आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अच्छी खासी वहाँ पे दंगा फसाद मचा दिया हुआ था। और डी चौक से पहले वो जिना एवेन्यू और ब्लू एरिया का जो हाल हो चुका हुआ था वो हमने सब ने देखा है कि मतलब दरख्तों को आग लगा दी और मतलब जो चीज़ हाथ में आई उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैरानकुन तौर पे आज ये भी कमेंट आया जजेस की जानिब से कि जी हो सकता है कि इमरान खान साहब को एक्चुअली हमारा अहकामात मिले ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो जबकि एक्चुअली जजमेंट के अंदर जो कुछ भी सामने था उसके अंदर क्लियर कट बाबर अवान साहब कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और बाबर अवान साहब बार बार ये कह रहे थे कि जी मैं अपनी लीडरशिप के साथ इन कॉन्टैक्ट हूँ। तो आज हमारे ये सुनने में आ गया कि जनाब वो एक्चुअली हो सकता है इमरान खान साहब को पता ही ना हो, तो ये भी कमाल है। बहरहाल उसका वो तौहीन अदालत के हवाले से जो है लगता नहीं है कि कुछ ऐसा कोई खतर खा कोई डेवलपमेंट हुई इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट जो है वो फ़रा खान साहिबा, फ़रा गोगी नहीं इनको कहना, फ़रा खान कहना, क्योंकि इनके हस्बैंड ने जो है वो ताउला तारड़ को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आप इनको फ़रा गोगी कह के क्यों बुलाते हैं, इनका नाम फ़रा खान है, तो हम भी फ़रा खान कहेंगे। फ़रा खान के हवाले से उनके कारोबार को देखने वाले 4 अफराद को नैब का नोटिस मिला है और उन 4 अफराद को जो है वो पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है 30 मई को, और उनसे कहा गया है कि जनाब जो रिकॉर्ड शिकॉर्ड आपके पास है इनके कारोबार का वो ज़रा सारा लेकर आए, हमने बैठ के उसकी छानबीन करनी है। तो फ़रा खान साहिबा के हवाले से तहकीकात तो हो रही हैं, लेकिन बड़े स्लो एंड स्टडी तरीके से हो रही हैं, कुछ ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही। एक और ख़बर जो है वो जनाब चीकू के हवाले से। चीकू कौन है? चीकू जनाब इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये वही चीकू हैं जो इससे पहले आपको जब और भी कई ऐसे वाक़यात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से रिलेटेड, तो चीकू साहब जो है वो अपना बड़ा रोल अदा करते रहे। चीकू साहब जो है वो कल बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाना था, और डॉक्यूमेंट जो है वो एहतजाजी डॉक्यूमेंट था बेसिकली, जो ही इमरान खान साहब का ये हकीकी आज़ादी मार्च से रिलेटेड। तो वहाँ पे उनसे उनको टाइम मिलने में या उनको अटेंशन मिलने में ज़रा कोताही हो गई, ज़रा देरी हो गई। तो आते तो पड़ी हुई है ना, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के दौर की आते पड़ी हुई हैं कि जनाब साडा यार जेड़ा वज़ीर आज़म लगा है, तो मैं जब पाकिस्तानी एम्बेसी जाऊँगा तो पूरी एम्बेसी हमारे सामने बेच जानी चाहिए। तो वो चूँकि हुआ नहीं, तो मौसूफ ने डिफेंस जो अताशी हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के, उनको फ़ोन खड़काया, कर्नल साहब हैं। अब उनसे किस तरह गुफ्तगू हो रही है ज़रा देखिएगा। कर्नल साहब, इज दिस हाउ यू आर बिहेविंग? मैं हैरान हूं आप लोगों के ऊपर कि ये हमने एम्बेसी के अंदर क्या ये कीड़े मकोड़े अपॉइंट करके रखे थे? यार तुम लोग खुदा की कसम वर्दियां पहनते हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि यार आके एक पिटीशन दे और थैंक यू करके अंदर चले जाए, बात खत्म हो गई। तो अखलाकियात भी कोई चीज होती है? कोई अखलाकियात भी होता है, कुछ नहीं होता है। कौन से कर्नल साहब से बात हो रही है? कर्नल आसफ। कौन? कर्नल आसफ साहब है जी यहाँ पे डिफेंस अटैची है भाई कर्नल आसिफ। फोन बंद है? हाँ, ये जनाब आपने जनाब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा आपने कीड़े मकोड़े यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं, मतलब यहाँ पे कीड़े मकोड़े यहाँ पे आए हुए हैं। ये रिस्पेक्ट है, ये तमीज़ है बात करने की, और ये किसी और से नहीं बात कर रहे, आप ज़हन में रखिएगा, एक सर्विंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं, एक सर्विंग ऑफिसर से ये इस तरह बात कर रहे हैं कि आप लोगों से इतना नहीं होता। तो ये बेसिकली ये एक ऐसी ज़हनियत है जो कई सालों के बाद जाके यहाँ तक पहुँची है, और उसने इनको अपने आप को प्रिविलेज क्लास का बना दिया है कि जनाब आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये ज़रा कोई आम पाकिस्तानी इस तरह बात करे, ज़रा जाके देखे,
कोई आम पाकिस्तानी इस तरह ज़रा गुफ्तगू करके तो देखे कि ये कर्नल साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा किसी कर्नल से इस तरह गुफ्तगू आप ज़रा पाकिस्तान के अंदर करके देखें। ये होती है प्रिविलेज क्लास, जिसको एक्चुअली हर चीज़ की इजाज़त है और वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे कोई और जो पॉलिटिकल वर्कर, कोई ये तो इमरान खान साहब के दोस्त है ना, कोई पॉलिटिकल वर्कर ज़रा ये जुर्रत तो करके दिखाए, उसके बाद आप देखें उसके साथ होती क्या है। लेकिन इनको चीकू साहब को जो है ना वो सब कुछ अलाउड है। अब ज़रा दूसरी एक और जो खबर है उसके ऊपर आ जाएं। एक इस्लामाबाद के अंदर र्यूमर फैली हुई है जनाब कि 2 जून तक जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और 2 जून तक जो है वो सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ जो है ये डील हो चुकी हुई है। अब अगर इस चीज़ पे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करें तो कुछ चीज़ें टाइमलाइन के ऊपर वाकई ये दिखाती भी हैं। जितनी तेज़ी से आज ये 2 बिल्स जो हैं वो पास हुए हैं, एक ये इंतखाबात से रिलेटेड और दूसरा नैब के हवाले से, और उसके बाद कल ही जो है वो अभी सेनेट के अंदर भी पेश कर दिया जाएगा और ठक करके जो है वो अप्रूव भी होगा। तो ये चीज़ बड़ी देर से चल रही थी कि किसी ना किसी तरह जल्दी जल्दी जो है ये बिल जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएँ और उसके बाद आप इंतखाबात में चले जाएँ। और इमरान खान साहब ने जैसे ही इनको वैसे भी 6 दिन का एक टाइम पीरियड दिया हुआ है तो शायद उसके अंदर अंदर ही कोई डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके अलावा र्यूमर्स ये भी उड़ी हुई हैं कि एक्चुअली एक तीसरी कुव्वत जो है वो इन दोनों के दरमियान एक डील करवा चुकी है ऑलरेडी और उस डील के नतीजे में जो है वो जल्दी इलेक्शंस जो है वो कॉल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो सबसे अहम खबर है और मेरे ख्याल में आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से जो है वो ये इजाफा कर दिया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा झटका है मेरे ख्याल में जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और इसके ज़ाहिर बात है ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत को इसका कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन ये सारा किया धरा जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का है। और IMF की कल की जो स्टेटमेंट थी उसमें ख़ास तौर पे लिखा भी हुआ था कि इन्होंने डिविएट किया था, इन्होंने जानबूझ के जो है ये सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन इन्होंने सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर जो है ये फ़ैसला लिया था। ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने सियासी बुनियादों के ऊपर ये फ़ैसला लिया था। तो अब अगर हुकूमत ने 30 रुपये ये जो इजाफा किया है, महंगाई इससे आएगी, मुस्लिम लीग नून को ये बहुत बुरी तरह हिट करेगा, लेकिन ये नागुज़ीर था। ये ना करते, ये आगे चल के करना पड़ना था। लेकिन इससे एक बात और साबित ये भी होती है कि अगर इन्होंने ये कड़वा घूंट पी लिया है और अब ये मज़ीद जो है इसका मतलब ये भी है कि सियासी तौर पे अब इसको मज़ीद ही आगे लेके चलाना चाहते हैं, क्योंकि यही सबसे मुश्किल चीज़ थी जो ये करनी थी। तो चूँकि अब ये हो चुकी है और IMF के साथ अब आपके टॉक्स जो हैं वो दोबारा ऑन ट्रैक आ जाएंगी, इसका मतलब है कि शायद हुकूमत भी अब ये फैसला कर रही है कि अब जो है हमने इसी तरह ही आगे चलना है और अब हम अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।